हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग अल्टरनेटर का एमसीक्यू करने जा रहे हैं। इसका वन लाइनर पहले ही कर चुके हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं जो क्या कह रहा है। ये देखिए, सारा एग्जाम में पूछा हुआ है। बिहार में जो बिजली विभाग का एग्जाम होता है, यूपी में बिजली विभाग का एग्जाम, डीएमआरसी, इसरो, डीआरडीओ, सेल, भेल, सारे में पूछा हुआ क्वेश्चनों का एक संग्रह है। ठीक है, चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, देखिए, कह रहा है कि ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन के लिए फेज एंगल की अधिकतम सीमा है। तो ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन के लिए फेज एंगल की अधिकतम सीमा होती है +-20 डिग्री, +-20 डिग्री। अब समझ जाइए कि -20 न्यूनतम होगा, अब +20 अधिकतम होगा, तो +-20 डिग्री। ठीक है, ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन की विफलता का कारण है क्या? भारी हार्मोनिक्स। ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन की विफलता का कारण है भारी हार्मोनिक्स। डीजल जनरेटर की ओवर स्पीड से सुरक्षा की जाती है गवर्नर के द्वारा। डीजल जनरेटर की ओवर स्पीड से सुरक्षा की जाती है गवर्नर के द्वारा। किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। कह रहा है कि घूर्णीय आर्मेचर युक्त 3 फेज स्टार संयोजित पर्यावर्तक मतलब अल्टरनेटर में प्रयुक्त सर्पी वलय स्लिप रिंग्स होती है कितना? 4। कितनी होती है? 4। घूर्णीय आर्मेचर युक्त 3 फेज स्टार संयोजित प्रत्यावर्तक दैट मीन्स अल्टरनेटर में प्रयुक्त सर्पी वलय स्लिप रिंग्स होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। एक प्रत्यावर्तक द्वारा उत्तेजित विद्युत वाहक बल ईएमएफ का तरंग रूप होना चाहिए जया तरंग। कैसा तरंग होना चाहिए? जया तरंग। एक प्रत्यावर्तक द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल का तरंग रूप होना चाहिए जया तरंग। प्रत्यावर्तक में आवृत्ति की चाल और ध्रुवों की संख्या के बीच का संबंध किस प्रकार से दिया जाता है? तो F इक्वल टू होता है Pn बाय क्या? 120 डिग्री। अब NS सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू 120 इंटू फ्रीक्वेंसी बाय पोल, ये भी होता है, दोनों ये रिलेशन होता है। तो F इक्वल टू Pn बाय 120। ठीक है, चित्र में प्रदर्शित प्रत्यावर्तक के इस भाग का क्या नाम है? तो ये भाग आप देखिए, तो ये कैसा भाग है? सिलिंड्रिकल। देखिए, इसमें सिलिंड्रिकल जैसे ऐसे खांचा बना हुआ है कि नहीं, तो ये सिलिंड्रिकल पोल होता है। सहज बेलनाकार ध्रुव प्रकार के घूर्णक है। सिलिंड्रिकल पोल है ये। सहज बेलनाकार ध्रुव प्रकार के घूर्णक है चित्र में प्रदर्शित प्रत्यावर्तक। निम्न में से कौन सा उपाय हंटिंग या फेज स्विंगिंग दोष के निवारण के लिए होता है? तो रोटर पोल्स में डैम्पर वाइंडिंग स्थापित करते हैं। निम्न में से कौन सा उपाय हंटिंग या फेज स्विंगिंग दोष के निवारण के लिए प्रयोग होता है? रोटर पोल्स में डैम्पर बाइंडिंग स्थापित करते हैं। प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर उस समय अधिकतम शक्ति प्रदान करता है जब भार कोण लॉर्ड एंगल 90 डिग्री होता हो। प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर उस समय अधिकतम शक्ति प्रदान करता है जब भार कोण लॉर्ड एंगल 90 डिग्री हो। मान लीजिए कि दो प्रत्यावर्तित अल्टरनेटर समांतर पैरेलल में चल रहा है। अब प्राय क्रमिक अल्टरनेटर में से एक का उत्तेजन एक्साइटेशन बदल दिया जाए तो क्या होगा? बिजली का कारक बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? बिजली का कारक बदल जाएगा। अब दो लगा है, एक का बदल देंगे, एक बंद कर देंगे, एक चलता रहेगा और बदल दिया जाएगा, तब भी वही होता है। मान ले कि दो प्रत्यावर्तित अल्टरनेटर समांतर पैरेलल में चल रहा है। अब प्राय क्रमिक अल्टरनेटर में एक का उत्तेजन एक्साइटेशन बदल दिया जाए तो क्या होगा? बिजली का कारक बदल जाएगा। ग्रिड समक्रमिकता सिंक्रोनाइजेशन की विफलता का क्या कारण है? बिजली के अधिक शोर। ग्रिड समक्रमिकता सिंक्रोनाइजेशन की विफलता का कारण है बिजली के अधिक शोर। एक प्रत्यावर्तक को तुल्यकालन करने की दो विधियां क्या क्या है? लैम्प विधि और तुल्यकालिक विधि। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वजह से तुल्यकालन की ब्राइट लैंप विधि का डार्क लैंप विधि पर वरीयता दी जाती है? तो तीक्ष्ण तथा एकदम सटीक तुल्यकालन के लिए। निम्नलिखित में से किस वजह से तुल्यकालन की ब्राइट लैंप विधि को डार्क लैंप विधि पर वरीयता दी जाती है? तीक्ष्ण तथा एकदम सटीक
तुल्यकालन के लिए। अल्टरनेटर की रेटिंग किस में मापा जाता है? केवीए में। केवीए और एमवीए दोनों में मापा जाता है, लेकिन यहाँ एमवीए नहीं दिया हुआ है, केवीए आपका ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है कि पिच गुणक मतलब पिच फैक्टर को निम्नलिखित के ईएमएफ विद्युत वाहक बल के अनुपात के रूप में परिभाषित की जाती है। तो लघु पिच वेस्टर्न से पूर्ण पिच वेस्टर्न, लघु पिच वेस्टर्न से पूर्ण पिच वेस्टर्न। ठीक है, कराए उभरे ध्रुव घूर्णक साइलेंट पोल रोटर बेलनाकार घूर्णक सिलिंड्रिकल रोटर की तुलना में होते हैं, व्यास में बड़े और अक्षीय लंबाई में छोटे। उभरे ध्रुव घूर्णक सैलिएंट पोल रोटर बेलनाकार घूर्णक सिलिंड्रिकल रोटर की तुलना में होते हैं, व्यास में बड़े और अक्षीय लंबाई में छोटे। अल्टरनेटर्स के तुल्यकालीकरण की डार्क तथा ब्राइट लैंप विधि में कौन सी व्यवस्था तुल्यकालिकता को दर्शाता है? दो लैंप जलेगा, एक बुझा रहेगा। अल्टरनेटर्स के तुल्यकालीकरण की डार्क तथा ब्राइट लैंप विधि में कौन सी अव्यवस्था तुल्यकालिकता को दर्शाता है? कौन सी अव्यवस्था तुल्यकालिकता को दर्शाता है? दो लैंप जलेगा, एक बुझा रहेगा। बड़े प्रत्यावर्तक में शीतलन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? वायु वाहिनिया का। दो बड़े प्रत्यावर्तकों में शीतलन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? वायु वाहिनिया का। जनरेटर के इंस्टॉलेशन के दौरान यह सावधानी पूर्वक सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जनरेटर के टर्मिनल तथा सभी नियंत्रक वायरिंग सही हो, ताकि फेज अनुक्रम का क्रम प्रणाली से मेल खाए। जनरेटर के इंस्टॉलेशन के दौरान यह सावधानी पूर्वक सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जनरेटर के टर्मिनल तथा सभी नियंत्रक वायरिंग सही हो, ताकि फेज अनुक्रम का क्रम प्रणाली से मेल खाए। देखिए, एक और फार्मूला भी देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है कि पोल पिच अगर निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर स्लॉट बाय द नंबर ऑफ पोल्स इन द मशीन। ठीक है, मतलब कितने टोटल जो स्लॉट खांचों की संख्या है बाय टोटल कितना, टोटल पोल्स जो है ध्रुव है वो मशीन में, उसका अनुपात को पोल पिच कहते हैं। ठीक है, जब कोई चालक या कुंडली चुंबकीय पुंज के लंबवत गति करती है तो प्रेरित विद्युत बल होगा अधिकतम। जब आर्मेचर चालकों की संख्या 84 तथा पोलों की संख्या 6 हो तो पोल पिच का मान कितना होगा? तो पोल पिच इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ स्लॉट्स, तो कितना है आपका 84 है, बाय नंबर ऑफ पोल्स कितना है 6 है, तो ये डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 14 आएगा। कितना आएगा? 14 आएगा। चलिए देखिए, आउटपुट वोल्टेज में सबसे बड़ी गिरावट एक अल्टरनेटर से किस लोड पर पूरा भार लेने के परिणाम स्वरूप होगी? तो क्या होगी? एलपीएफ एक्टिव लोड, एलपीएफ एक्टिव लोड। एलपीएफ का फुल फॉर्म होता है लैगिंग पावर फैक्टर, एलपीएफ का फुल फॉर्म होता है लैगिंग पावर फैक्टर। यूडीएफ का फुल फॉर्म होता है यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर, एलपीएफ का लैगिंग पावर फैक्टर। ठीक है, अब देखिए, 4 पोल और 1800 आरपीएम की दर से घूमने वाले अल्टरनेटर में उत्पन्न वोल्टेज की आवृत्ति क्या होगी? तो आवृत्ति इक्वल टू क्या होता है? पी एन इन बाई कितना 120। अब पी कितना है आपका 4 इंटू कितना 1800 बाई 120 करोगे तो ये आप कितना देगा? 15 बार में 15 बरहन 180 होता है, 15 चौका 60 हर्ज हो जाएगा। स्टीम टर्बाइनों में चलने वाली मशीन कहलाती है टर्बो अल्टरनेटर। स्टीम टर्बाइनों में जो मशीन चलती है उसे टर्बो अल्टरनेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्बो अल्टरनेटर। यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो ईएमएफ क्या होगा? अधिक होगा, ईएमएफ अधिक होगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ईएमएफ का, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, मतलब विद्युत वाहक बल बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, विद्युत वाहक बल बढ़ेगा। सिंक्रोनाइजिंग की सही व्यवस्था सिंक्रोनोस्कोप दर्शाता है स्थिर व्यवस्था, स्थिर अवस्था, स्थिर अवस्था। सिंक्रोनाइजिंग की सही अवस्था सिंक्रोनोस्कोप दर्शाता है स्थिर अवस्था। 4 ध्रुव 50 हर्ज प्रत्यावर्तक की घूर्णीय गति कितना होगी? तो एन इक्वल टू क्या होता है 120 इंटू एफ बाई पी। तो अब देखिए कितना है 120 इंटू 50 बाई 4, 4 तिया कितना 12, अब कितना 50 तिया 15 तो 150। ठीक है, तो 150 पर एक जीरो डालेंगे तो 1500 आरपीएम। किसी प्रत्यावर्तक के क्षेत्र को उत्तेजित करने के लिए प्रयुक्त उत्तेजक एक्साइटर होगा शंट जनित। किसी प्रत्यावर्तक के क्षेत्र को उत्तेजित करने के लिए
प्रयुक्त उत्तेजक एक्साइटर होगा शंट जनित। किसी प्रत्यावर्तक के स्थिरक स्टेटर में परतदार कोर प्रयोग करने का उद्देश्य होता है भ्रमण धारा क्षति को घटाना। भ्रमण धारा क्षति को घटाना। किसी प्रत्यावर्तक के स्थिर स्टेटर में परतदार कोर प्रयोग करने का उद्देश्य होता है भ्रमण धारा क्षति को हटाना, ईडी करंट के लॉस को हटाना। डीसी तथा एसी जनित एक महत्वपूर्ण बिंदु पर समानता रखते हैं। उत्पादित विद्युत वाहक बल एसी होता है। डीसी तथा एसी जनित एक महत्वपूर्ण बिंदु पर समानता रखते हैं। उत्पादित विद्युत वाहक बल एसी होता है। 8 ध्रुव का एक प्रत्यावर्तक 750 आरपीएम से घूम रहा है तो प्रति चक्र आवर्तकाल क्या होगा? प्रति चक्र आवर्तकाल निकालना है आपको। अब देखिए एनएस कितना दिया आपका, एनएस इक्वल टू क्या था 120 इंटू एफ बाई कितना होता है पी। 120 कितना एनएस कितना है 75 गुने 120 बाई एफ बाई कितना पोल कितना है आपका 8। ये 15 बार में कटेगा 15 5 75। फ्रीक्वेंसी आएगा 50 हर्ट्ज। कितना आएगा 50 हर्ट्ज। अब टाइम पीरियड निकालना है। क्या निकालना है? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या कहते हैं 1/f होता है। अब देखिए ये कंडीशन क्या है, यहाँ पर आपको मिली सेकेंड में निकालना है। तो 1000 में हम 50 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1000 का मिली सेकेंड होता है तो ये कितना होगा 20 5 100 तो 20 मिली सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि वाष्प टरबाइन के द्वारा परिचालन के लिए अभिकल्पित प्रत्यावर्तक बनाए जाते हैं उच्च गति परिचालन के लिए। उच्च गति परिचालन के लिए किसके लिए? उच्च गति परिचालन के लिए। कह रहा है एक प्रत्यावर्तक के लिए पिच गुणांक तथा वितरण गुणांक के मान 0.9 0.8 है। एक घूर्ण पूर्ण पिच और सांद्रित वाइंडिंग के लिए अपेक्षा इन गुणक के कारण विकसित विद्युत वाहक बल कितना होगा? विद्युत वाहक बल कितना होगा? तो देखिए दोनों को पिच का गुणांक और वितरण का गुणांक को मल्टीप्लाई कर दे। 0.9 इंटू 0.8 9 कितना हो गया 72 0.72 0.72। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि बड़े आकार के प्रत्यावर्तकों में डैम्पर प्रयोग करने का उद्देश्य स्थिरता बढ़ाना। बड़े आकार के प्रत्यावर्तकों में डैम्पर प्रयोग करने का उद्देश्य स्थिरता बढ़ाना। 6 ध्रुव वाले प्रत्यावर्तक के रोटर को एक घूर्णन पूर्ण करने में वैद्युतिक अंशों से गुजरना होगा 1080 डिग्री। 1080 मतलब 1080 डिग्री से कितना 1080 डिग्री से। करा कि जल विद्युत जनित के क्षेत्र में परिपथ को प्रदान की जाती है डीसी। जल विद्युत जनित के क्षेत्र में परिपथ को प्रदान की जाती है डीसी। 600 आरपीएम पर घूर्णन करने वाले 8 ध्रुव के प्रत्यावर्तक द्वारा विद्युत वाहक बल की आवृत्ति कितना होगा? तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है 120 एनपी बाई 120। अब एनपी कितना है, एन कितना है 600 और पी कितना है आपका 8 120 कर दीजिए 12 पंचे कितना हो जाएगा 60 8 पंचे 40 हर्ट्ज। कह रहा है कि किसी प्रत्यावर्तक द्वारा उत्पन्न किए गए विद्युत वाहक बल की फ्रीक्वेंसी किसके द्वारा व्यक्त किए गए ध्रुवों की संख्या और एन पर निर्भर करती है Pn बाई 180। कह रहा है प्रत्यावर्तक में प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रति फेज का आरएमएस का मान के रूप में दिया जाता है। के और के डी स्थिरांक है तो ईपी इक्वल टू 4.45 F5 T वोल्ट। ईपी इक्वल टू विद्युत वाहक बल में जो आपका क्या होता है आपका जब हम प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रति फेज निकालते हैं पर फेज हुआ P4 इसका मतलब होता है 4.44 F5 T वोल्ट। ठीक है, जब सभी डार्क विधि का उपयोग 2-3 फेज वाले प्रत्यावर्तकों को समकालीन बनाने के लिए किया जाता है तो लैंप एक ही समय पर बुझते नहीं हैं किंतु भिन्न भिन्न समय चमकते हैं। इसमें प्रयुक्त बल्बों का वाट और वोल्टेज समान रेटिंग की होती है जिसके संयोजन की जांच करने पर सही पाया गया। ऐसा होने का कारण निम्न वर्णित कारकों में से एक है, उसको पहचानिए। फेज श्रेणी क्रम में होगा। फेज किस में होगा? श्रेणी क्रम में। एक 3 फेज अल्टरनेटर के लिए आर्मेचर में 120 स्लॉट है तो अल्टरनेटर में 8 ध्रुव है। इसका स्लॉट कोण कितना होगा 12 डिग्री। देखिए क्या है 120 क्या है आपका स्लॉट है और 8 ध्रुव है तो 8 पोल है। नंबर ऑफ पोल कितना है 8 है तो कितना टोटल होगा तो ये 12 डिग्री होगा। कितना होगा 12 डिग्री। किस सूत्र द्वारा पिच गुणांक निकालते हैं तो प्रति कॉइल प्रेरित वोल्टेज का सदिशीय योग बाय प्रति कॉइल
प्रेरित वोल्टेज का बीजगणितीय योग का अनुपात द्वारा हम क्या निकालते हैं, पिच गुणांक केपी निकालते हैं। ठीक है, कह किस सूत्र द्वारा विस्तार गुणांक निकालते हैं, केडी। तब विद्युत वाहक बल का सदिशीय योग बाय एक ध्रुव के नीचे सभी कॉइलों में प्रेरित विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग के द्वारा। कराए सिंक्रोनोस्कोप विधि में क्या में प्रयोग होता है, टू फेज मोटर। सिंक्रोनोस्कोप विधि में प्रयोग होता है टू फेज मोटर। यदि एक 1500 आरपीएम पर चलाया जा रहा 4 ध्रुवीय तुल्यकालिक जनित 6 ध्रुवीय प्रेरण मोटर को पोषित करता है, जो कि 5% स्लिप पर चलने के लिए भारित हो, तो मोटर की गति ज्ञात कीजिए। मोटर की गति निकालना है आपका, मोटर का गति निकालना है। एक ध्रुवीय तुल्यकालिक जनित 4 ध्रुवीय तुल्यकालिक, तो देखिए पहले क्या है आपका नंबर ऑफ पोल्स पहले 4 दिया हुआ है। ठीक है, एनएस कितना दिया है आपको 1500, तो यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो एनपी तो 1500 गुने 4 बाई कितना 120, तो ये 120 करेंगे तो ये कितना आएगा 4 0 0 4 तिया 12 30 50 150, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ से कितना आया 50 आया, फ्रीक्वेंसी 50 आया। अब क्या कर रहा है फिर से 6 ध्रुव पर, तो 6 ध्रुव पर फिर आप एनएस निकाल लीजिए, तो 6 ध्रुव पर एनएस निकालिएगा, एनएस नहीं उसको एनएस निकालिएगा। अगर आप 6 ध्रुव पर, तो 6 ध्रुव पर निकलेगा तो कैसे होगा, तो फ्रीक्वेंसी तो 120 गुने फ्रीक्वेंसी अब बाई क्या करेंगे आप नंबर ऑफ पोल्स, तो 120 गुने फ्रीक्वेंसी आपका कितना दिया हुआ है 6, फ्रीक्वेंसी कितना निकालते हैं 50, और ये कितना है 6 दूर पर, तो 6 दूना 12 मतलब 20, अब 20 5 कितना 1000 आया, 1000 आ गया। अब देखिए आपका एनएस क्या होता है, जब हम एनआर का बात करते हैं, एनआर इक्वल टू एनएस, ठीक है, एनएस इंटू 1 माइनस क्या होता है 1 माइनस होता है स्लिप परसेंटेज, जो जिसको हम बोलते हैं एस बोलते हैं। तो देखिए एनएस कितना है आपका 1000 निकलने हैं फिर से। अब देखिए यहाँ 1 माइनस, अब 0 पॉइंट क्या करेंगे 0.5 0.5 दिया है ना 0.05, क्योंकि परसेंटेज को बदलेंगे तो 0.05 होगा। तो अब ये देखिए कितना हो जाएगा 1000 माइनस कितना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा तो ये कितना होगा 950 इसका आंसर होगा। आंसर गलत मारा हुआ है, 950 हो जाएगा पहला तरीका। दूसरा तरीका एक बताते हैं, जैसे आप फ्रीक्वेंसी निकाल लिए कितना 50 हर्ट्ज निकाल लिए हैं, और ये सेकेंड वाला का कितना निकाले 1000 निकाले हैं, तो 1000 निकाले हैं तो एक फार्मूला होता है आपका स्लिप रिंग इक्वल टू, जैसे स्लिप रिंग जब हम बात करेंगे स्लिप रिंग इक्वल टू एन एस माइनस एन आर बाई कितना एन एस। अब देखिए हमको स्लिप रिंग 5 दिया हुआ था, 5 दिया, एन एस कितना 1000 निकाले हैं, 1000 माइनस, अब देखिए 1000 माइनस एन आर, अब फिर से क्या है एन एस ही नीचे में था तो 1000 नीचे में, फिर से इसको भी सोल्व करेंगे तो आप कितना देगा आपका 950 ही देगा। बड़े तुल्यकालिक जनरेटर में उत्तेजन हानि उस समय होती है जब डीसी सप्लाई के पावर कनेक्शन की हानि होती है। जब डीसी सप्लाई के पावर कनेक्शन की हानि होती है तो जनरेटर में उत्तेजन हानि होती है। यदि 2 प्रत्यावर्तक समांतर में कार्य कर रहे हैं, यदि उनमें से एक के द्वारा साझा किया गया भार बढ़ाना हो तो उसके छतफल उत्तेजन होना चाहिए। नियत रखना तथा इनपुट बलागुण बढ़ाना, नियत रखना तथा इनपुट बलागुण बढ़ाना। ठीक है, आगे देखिए 2 वाष्प चालित प्रत्यावर्तक समांतर में काम कर रहा है। भार का वहन लोड शेयरिंग किसके समायोजन करने से परिवर्तित होगा, मूल गति उत्पादन में वाष्प की मात्रा, मूल गति उत्पादन में वाष्प की मात्रा। 2 वाष्प चालित प्रत्यावर्तक समांतर में कार्य कर रही है, भार का वहन लोड शेयरिंग किसके समायोजन करने से परिवर्तित हो जाता है, मूल गति उत्पादन में वाष्प की मात्रा। लघु पिच कुंडलन शॉर्ट पिच वाइंडिंग प्रत्यावर्तक में क्या हानि होता है, कुल वोल्टता कम होगी। लघु पिच वाइंडिंग कुंडलन शॉर्ट पिच वाइंडिंग प्रत्यावर्तक में क्या हानि होगी, कुल वोल्टता कम होगी। 8 पोल प्रत्यावर्तक 375 आरपीएम पर घूम रही है। यदि पोलों की संख्या दुगुनी कर दी जाए तो नवीन आवृत्ति क्या होगी, देखिए यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो एनपी बाई क्या होगा 120। अब देखिए 375 इंटू कितना 8 बाई 120 करोगे तो ये 15 बार में आप 15, अब 15 से ही कितने बार में 15 दूना 30, 15 75 25। तो देखिए नंबर ऑफ पोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी का। अगर नंबर ऑफ पोल 8 है तो फ्रीक्वेंसी आपका कितना चल रहा है, फ्रीक्वेंसी आपका 16 चल रहा है, ये 25 चल रहा है। अगर ये दुगुना करेंगे 16 तो ये 25 दूना कितना हो जाएगा 50, तो कितना हो जाएगा 50 हर्ट्ज। एक तुल्यकालिक
मोटर समान उत्तेजन पर चल रही है, यदि मोटर में लोड बढ़ाया दिया जाए तो क्या बढ़ेगा, आर्मेचर धारा बढ़ जाएगी, आर्मेचर धारा बढ़ जाएगी। एक प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर का आंशिक पिच फ्रैक्शनल पिच 5/6 है, तो उसकी कुंडली दूरी कॉइल स्पान कितनी हो जाएगी, 5/6 है, 5/6, ठीक है। और इनटू आप कितना करोगे, इनटू 180 कीजिएगा तो ये कितने बार में आएगा, 6 3 जा 30 बार में, 35 जा कितना होगा 150। अब देखिए कॉइल स्पान में इक्वल टू क्या होता है, फ्रैक्शनल पिच इंटू 180। कॉइल स्पान में इक्वल टू क्या होगा, कॉइल स्पान इक्वल टू फ्रैक्शनल पिच, पिच जो होगा, पिच मतलब बाई इंटू 180, फ्रैक्शनल पिच इंटू 180 होता है, फ्रैक्शनल पिच इंटू 180। अब देखिए कड़ा कि प्रत्यावर्तक का वोल्टता नियंत्रण किस पर निर्भर करता है, तो वोल्टता नियंत्रण निर्भर करता है भार और शक्ति गुणांक दोनों पर, भार और शक्ति गुणांक दोनों पर, लोड और फैक्टर पर, पावर फैक्टर दोनों पर। अल्टरनेटर को ऑनलाइन नहीं किया जा सकता है, अल्टरनेटर और नेटवर्क के फेज संबंध संपाती नहीं है। अल्टरनेटर को ऑनलाइन नहीं किया जा सकता यदि अल्टरनेटर और नेटवर्क के फेज संबंध संपाती नहीं है, यदि अल्टरनेटर और नेटवर्क फेज संबंध संपाती नहीं है। लेकिन किया कब जाएगा, इसकी टर्मिनल वोल्टेज नेटवर्क वोल्टेज के सदिश हो, इसके जनरेटर की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी नेटवर्क की आवृत्ति के बराबर हो, अल्टरनेटर और नेटवर्क फेज अनुक्रम संपाती हो। एक हाइड्रो अल्टरनेटर 20 पोल और 33,000 आरपीएम पर घूर्णन कर रही है, इसकी आवृत्ति इस पर फार्मूला पर डालिएगा 555 हट जाएगा। ये तभी से कितने बार ये क्वेश्चन आ चुका है। किसी अल्टरनेटर की चाल इतना 3600 आरपीएम है, कम करके 1800 आरपीएम कर दी जाती है, तब जब जनरेटर का विद्युत वाहक बल लगभग कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ आधा हुआ है तो भी आधा हो जाएगा। एसी जनरेटर में आर्मेचर का कोर बना होता है नर्म लोहा का, कास्ट आयरन का या कास्ट स्टील का, नर्म लोहा का। 8 ध्रुवीय प्रत्यावर्तक में 750 आरपीएम घूर्णित होता है, तो इसकी आवृत्ति कितनी होगी, इस फार्मूला पर फ्रीक्वेंसी इंटू एनपी बाई 120 पर डालिएगा 50 हट जाएगा, ठीक है। कहा कि 2 त्रिकला प्रत्यावर्ती अल्टरनेटर के तुल्यकालन सिंक्रोनाइजेशन के लिए जब सर्व अदीप्ति लैंप विधि प्रयोग की जाती है तो लैंप एक ही समय अदीप्ति नहीं होती किंतु भिन्न भिन्न समयों पर होते हैं। प्रयुक्त लैंप समान वाटता और वोल्टता निर्धारण के हैं। लैंपों संयोजनों की जांच की गई और सही पाई गई, यह निम्नलिखित में से किस एक कारण में अंतर के कारण उसे पहचानिए, तो कलानुक्रम में फेज श्रेणी में। यदि 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 आरपीएम 20 पोषण प्रति चक्रण 0.05 mm हो तो पोषण प्रति मिनट कितना होगा, प्रति मिनट कितना दिया है, रेगुलेशन आपका प्रति मिनट दिया है, आरपीएम प्रति मिनट दिया है, एक मिनट में कितना दिया है 20, एक मिनट में आपका 20 दिया है, तो एक चक्रण करता है, एक रिवॉल्यूशन करता है आपका, रिवॉल्यूशन करता है तो उसमें कितना 0.05 mm करता है एक मिनट रिवॉल्यूशन में, एक चक्रण में। तो आपको यहाँ चक्रण इसको कितना लगाना है, 20 चक्रण लगाना है, 20 आरपीएम लगाना है, 20 रिवॉल्यूशन पर मिनट चक्रण करना है। तो इसको एक में इतना तो 20 में कितना था 0.05 इंटू 20 करेंगे तो ये 20 5 कितना होगा 100, 100/100 करेंगे तो कितना होगा 1 mm होगा। इसका आंसर गलत है, बी दिया हुआ है गलत है इसका आंसर होगा 1 mm। आप वैसे भी देख लीजिए कि एक चक्रण में जो होता है आपका, जब भी रेगुलेशन प्रति मिनट जो दिया हुआ है आपको आरपीएम में दिया है वो कितना दिया है आपका, यहाँ पर 20 का रहा है, लेकिन एक चक्र में कितना हो रहा है, एक रिवॉल्यूशन में आपका कितना ले रहा है 0.05 mm कर रहा है, तो आपको 20 में कितना करेगा, तो 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 mm आएगा, ठीक है। आंसर गलत है इसका। करा कि उस कथन को खोजिए जो सही नहीं है। अल्टरनेटर में क्षेत्र रोटर पर समायोजन किया जाता है और आर्मेचर बाइंडिंग स्टेटर पर क्योंकि हार्मोनिक्स कम हो जाए, ये सही है आपका। उत्तेजन के लिए आवश्यक शक्ति न्यून वोल्टेज पर कम होती है, सही है। उच्च वोल्टेज के लिए आर्मेचर बाइंडिंग को सुगमता से इंसुलेट किया जाता है, ये भी सही है। आवश्यक स्लिप रिंग्स केवल 3 होती है, ये गलत है, ठीक है। करा कि 8 पोल का एक अल्टरनेटर 375 आरपीएम स्पीड से घूम रही है, तो अल्टरनेटर फ्रीक्वेंसी बताइए, वही एफ इक्वल टू एनपी बाई कितना होगा, एनपी बाई 120, इससे निकालिएगा तो 25 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे
कह रहा है कि एक अल्टरनेटर में 8 पोल्स है, 250 चक्र है, तो आवृत्ति निकालिए, ये भी उसी पर निकाल दीजिएगा। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एनपी बाई कितना पर 120। आगे देखिए अल्टरनेटिंग करंट में करंट की दिशा और परिमाण समय के साथ बदलते हैं, कह रहा है 6 ध्रुव सिंक्रोनस अल्टरनेटर पर एक क्रम परिक्रमण से होकर गुजर रही हुई है, तो इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में की संख्या कितनी होगी? 6 इलेक्ट्रिकल डिग्रीज विद्युत कोण, इलेक्ट्रिकल डिग्रीज मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में विद्युत कोण। विद्युत कोण इक्वल टू होता है P/2 पोल बाई 2 इंटू 300 यांत्रिक कोण पोल बाई इंटू आंतरिक कोण होता है। तो पोल बाई 2 कितना है? पोल कितना है? 6 बाई 2 करेंगे और यांत्रिक होता है 360, तो 360 तो 180 होगा। 180 को जब 18 छक्के कितना होता है? 18 छक्के 108, तो 1080 हो जाएगा। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।